जय हिंद। नमस्कार साथियों, एमपी टेट वर्ग 2 की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके कुछ प्रश्न कर लिए थे, हम उसी के आगे चलेंगे। तो हम देखते हैं, हमने ये सारे कर लिए थे, 15 प्रश्न हमारे हो गए थे, हम उसके आगे की बात करेंगे। नोटस ये भी हो गया था। अब हमें यहाँ से शुरू करना है, जो अपना कार्यक्रम है वो हमें यहाँ से शुरू करना है। तो चलिए देखते हैं हम ये प्रश्न क्या है। इसमें कह रहा है कि गोल्जी उपकरण की खोज किसने की। गोल्जी काय की खोज किसने की है, गोल्जी बॉडीज़ की खोज किसने की है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि गोल्जी कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की है। इसमें कुछ और उपकरण चीज़ें हैं, जैसे जॉन पेलाडे ने किसकी खोज की है, ये आपको बताना है। जॉन पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की है। किसकी? राइबोसोम। इसलिए इसको पेलाडे कण भी कहा जाता है, राइबोसोम को पेलाडे कण। बीजमैन ने क्या किया है? देखिए, बीजमैन ने जनन द्रव्य का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? जनन द्रव्य का सिद्धांत दिया है। किसने? बीजमैन ने दिया है जनन द्रव्य का सिद्धांत। इसके बाद आते हैं अल्टमैन साहब ने क्या किया है? अल्टमैन ने, आपको पता है कि अल्टमैन ने क्या किया है? अल्टमैन के बारे में आपको जानकारी है, हम पहले बता चुके हैं अल्टमैन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलिए अल्टमैन के बारे में देखते हैं। देखिए, अल्टमैन बड़ा सुंदर व्यक्ति है और इसने बड़ी अच्छी चीज़ की खोज की है। किसकी खोज की है? इन्होंने की है माइटोकॉन्ड्रिया की। काय की खोज की है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमैन की है। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ईआर में संलग्नित पदार्थ में पैक किए जाते हैं। ईआर का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चिकनी, एक खुरदुरी। SER RER। तो इसमें पदार्थ में खाली स्थान पैक किए जाते हैं। इसमें क्या पैक किए जाते हैं? किसमें पदार्थ इसमें खाली स्थान में पैक किए जाते हैं, किसमें पैक किए जाते हैं, ये आपको बताना है। ER में संलग्न पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। इसका काम पैकिंग का ही है, गोल्जी काय का। देखिए, गोल्जी काय का क्या है? गोल्जी काय अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, जिनमें प्रोटीन और वसाओं का निर्माण करती है, उन्हें छोटी छोटी थैलियों के माध्यम से गोल्जी उपकरण में भेजा जाता है। और गोल्जी उपकरण इन पदार्थों को संशोधित करता है, छांटता है, फिर अंतिम रूप से पैक करके कोशिका के अंदर या बाहर भेजता है। इसलिए इसे कोशिका का डाकघर या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाकघर। इसको कोशिका का डाकघर या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ये चीज़ों को पैक करके जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेजता है। लाइसोसोम का क्या काम है? देखिए, लाइसोसोम भी, ये भी गोल्जी उपकरण द्वारा ही पैक होकर बनता है। राइबोसोम क्या है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति क्या है? ये पादप कोशिकाओं में होती है और ये कोशिका को मजबूती प्रदान करती है, ये बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? अभी हमने पढ़ा है कि जो लाइसोसोम की पैकिंग है वो भी गोल्जी काय ही करती है। तो इसमें गोल्जी उपकरण जो है, ये भी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं। हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? गोल्जी उपकरण। SER क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। केंद्रिका क्या करती है? केंद्रिका राइबोसोम को बनाती है। फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके आगे की कहानी को पढ़ा जाए, सुना जाए, देखा जाए, समझा जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। गोल्जी उपकरण का काम क्या नहीं है, ये आपको बताना है।
जटिल शर्करा का निर्माण करना। क्या ये है क्या गोल्जी उपकरण का नाम निर्माण? बिल्कुल, यह जो नॉर्मल ग्लूकोज होता है, साधारण शर्करा होती है, इससे जटिल शर्करा बनाता है। क्या करता है, साधारण शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करता है। तो ये तो सही है। लाइसोसोम का निर्माण करता है क्या? देखिए, लाइसोसोम अभी हमने पढ़ा है कि ये उसका निर्माण करता है, लाइसोसोम का उसके भी पैकेट्स बनाता है। कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, बिल्कुल। जब कोशिका विभाजन होती है तो ये सेल प्लेट बनाकर दीवार बनाने में मदद करता है कोशिका विभाजन के समय। बिल्कुल। राइबोसोम का निर्माण करना, बिल्कुल बात गलत है। राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? मुख्यतः राइबोसोम का जो निर्माण है वो केंद्रिका में होती है, फैक्ट्री। तो हमारा जो सही उत्तर है वो राइबोसोम का निर्माण करना है, यानी कि जो गलत उत्तर है वो क्या है? राइबोसोम का निर्माण करना। और हमसे गलत उत्तर ही पूछा है कि क्या कार्य नहीं है, ये पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, रसधानी है क्या, गोल्जी उपकरण है क्या, राइबोसोम? नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा है वो क्या है? वैक्यूल और या उसको रसधानी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैक्यूल या रसधानी कहते हैं। ये इस प्रकार से नहीं रहती है, ये इस प्रकार से कुछ रहती है, कुछ इस प्रकार से इसका बनावट इस प्रकार से रसधानी की रहती है। और ये पादप कोशिका में सबसे बड़ी, ये सबसे जगह घेरती है, सबसे ज़्यादा, ये 80 से 90% स्थान घेरती है। ये बात समझ में आई कि ये कोशिका का 80 से 90% तक जगह भी घेर लेती है। कौन? रसधानी। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ये बहुत छोटा होता है और कोशिका में पावर हाउस कहलाता है। ये ऊर्जा बनाता है एटीपी के रूप में। राइबोसोम का काम आपको पता है, गोल्जी उपकरण का काम भी पता है, पैकेजिंग करना। राइबोसोम का काम पता है आपको, क्या करना? प्रोटीन बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग, देखिए, लाइसोसोम की एक थैली होती है, कुछ इस तरह से फैली हुई रहती है, और इसके जो अंदर में ऐसे गोले भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? गोले। ऐसे गोले इसके अंदर में भरे रहते हैं। ये गोले रहते हैं, इनमें एसिड भरा रहता है, जिनसे इसकी लड़ाई होती है। कहा ना, जिससे हमारी लड़ाई होगी हम उसको मार देंगे। तो इनकी जिससे लड़ाई होती है उसको ये क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं, उसको फिनिश कर देता है। जिससे इसकी लड़ाई होती है उसको ये फिनिश कर देता है। अब एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, अब राइबोसोम कैसा होता है? राइबोसोम को आपने देखा कि ये जो है छोटे छोटे दानों में चिपका हुआ सा रहता है। ये छोटे छोटे दाने रहते हैं इसके, ये राइबोसोम के ऐसे छोटे छोटे दाने रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आपने चित्र देखा ही होगा कि डबल लेयर वाली एक अंगक है। इसके अंदर ये ऐसे डबल लेयर होते हैं। ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के बारे में आप सबको पता है, ये कोशिका का दिमाग होता है केंद्रक। तो इसमें पूछा है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? इसमें जो सबसे छोटा कोशिकांग है, देखिए यहाँ सबके चित्र बने हुए हैं, लेकिन राइबोसोम का नहीं बना है। तो सबसे छोटा कोशिकांग क्या हुआ? राइबोसोम ही हुआ हमारा सबसे छोटा कोशिकांग। जो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है वो है राइबोसोम। राइबोसोम दानों के रूप में रहता है, छोटे छोटे। और इसको, राइबोसोम को केवल और केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। तो क्या सर केंद्रक को अपन आँखों से देख सकते हैं क्या? आँखों से तो भैया हम कोशिका को भी नहीं देख सकते हैं।
लेकिन राइबोसोम इतना छोटा होता है कि उसे साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जाता है। और जो राइबोसोम होता है, जो इसका व्यास होता है 15 से 20 नैनोमीटर होता है, 15 से 20 नैनोमीटर ही होता है। तो हम अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करें। अगला प्रश्न है 22। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, ये आपको बताना है। जंतु कोशिका में जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वह कौन सा है? देखिए, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम सबसे छोटा है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। इन तीन में देखिए एक तो हमारा क्लियर है कि नहीं है, एक हमारा क्लियर है कि नहीं है। कौन सा? राइबोसोम, क्योंकि अभी अभी हमने सबसे छोटा पढ़ा है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक में तो देखिए जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक ही होता है। पादप कोशिका का रसधानी होता है, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक ही होता है सबसे बड़ा कोशिकांग। लाइसोसोम बड़ा नहीं है उतना, माइटोकॉन्ड्रिया भी इतना बड़ा नहीं है जितना केंद्रक होता है। केंद्रक सबसे बड़ा होता है और केंद्रक ही पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है कौन सा अंग क्या काम करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित रहता है? कौन स्तनधारी के आरबीसी में अनुपस्थित होता है? राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से सभी? देखिए आरबीसी में क्या रहता है? पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आप सभी को पता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया लेता है ऑक्सीजन। क्या लेता है माइटोकॉन्ड्रिया? ऑक्सीजन लेता है। और आरबीसी का काम है ऑक्सीजन सप्लाई। अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होगा तो उससे पहली ऑक्सीजन ले लेगा और ऊर्जा बना लेगा, बाकी अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए और ये नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दूसरा, इसमें राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है। अनुपस्थित, इसमें राइबोसोम भी नहीं होता है। इसमें राइबोसोम भी नहीं होता है, तो इसका मतलब है इसमें गोल्जी उपकरण भी नहीं होंगे। राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। देखिए इसमें आरबीसी में कुछ चीज़ें नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाया जाता है? एक तो लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें कोई भी झिल्लीदार जो अंगक होता है, झिल्लीदार जो अंगक होता है, झिल्ली वाले अंग, झिल्ली वाले जितने भी अंग हैं, झिल्ली वाले अंग नहीं पाए जाते। किसमें नहीं होते झिल्ली वाले अंग? झिल्ली वाले जो अंग होते हैं वो आरबीसी में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देखिए इसलिए नहीं होते हैं ताकि कोशिका में ऑक्सीजन का परिवहन की क्षमता कम ना हो, इसलिए इसमें ये नहीं होते हैं। कोशिका में कई सारी चीज़ें होती हैं, ना तो केंद्रक नहीं होता है और ना ही कोई झिल्लीदार अंगक होते हैं। आरबीसी में कोई भी झिल्लीदार अंगक नहीं होते हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए और याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि कोई भी झिल्लीदार अंगक आरबीसी में नहीं होते हैं। चलिए तो अगला करते हैं। इसका सही उत्तर है वो ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? ये लीजिए, अब आपको बताना है कि पादप का जो गोल्जी उपकरण है वो क्या है। देखिए पादप का जो गोल्जी उपकरण होता है वो कहलाता है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम को पौधों का गोल्जी उपकरण कहते हैं। देखिए जो पौधों की कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण जंतु की तरह एक मुड़ी हुई जटिल संरचना के रूप में नहीं होता। जैसे ऐसे ऐसे गोल्जी उपकरण होता है ना जंतु कोशिकाओं में, बड़ा जटिल सा रहता है, ऐसा नहीं रहता है। उसमें जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें ये नहीं रहता है, बल्कि छोटी छोटी इकाइयों के रूप में पूरी कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। क्या रहता है? छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में, वो छोटी छोटी इकाइयों के रूप में पूरी कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ, फैला हुआ पड़ा रहता है। और पौधों में पाई जाने वाली इन बिखरी इकाइयों को ही डिक्टियोसोम कहते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? डिक्टियोसोम। क्या कहलाते हैं ये? डिक्टियोसोम। तो गोल्जी का इस प्रकार से नहीं रहता है जब पादप कोशिकाओं में, ये जंतु कोशिकाओं में होता है। पादप कोशिकाओं में अलग अलग इकाइयों के रूप में बिखरा हुआ रहता है।
इसके बाद हम मीजोसोम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मीजोसोम ये क्या है? देखिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे बैक्टीरिया वगैरह में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर झुकाव है जो श्वसन में मदद करता है। मीजोसोम ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का काम करता है। नामोसोम क्या है? नामोसोम क्या है? नामोसोम क्या है? नामोसोम के बारे में आप बताइए। देखिए, पॉलीसोम के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। पॉलीसोम, जब एक ही mRNA में के धागे में कई राइबोसोम एक साथ जुड़ जाएं तो उसे पॉलीसोम कहते हैं। जब एक ही mRNA के धागे में कई राइबोसोम एक साथ जुड़ जाएं वो पॉलीसोम कहलाता है। नामोसोम आपको बताना है ये क्या है नामोसोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोनोप्लास्ट खाली स्थान के चारों ओर एक झिल्ली है। टोनोप्लास्ट ये क्या है? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट किसके चारों ओर एक झिल्ली है ये आपको बताना है। तो जो टोनोप्लास्ट है वो रसधानी के चारों ओर की झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। देखिए, पादप कोशिका के बीच में पाई जाने वाली रसधानी को घेरने वाली एकल जीवित कला या झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो रसधानी, जो सबसे बड़ी अंगक है पादप कोशिका को, उसको घेरने वाली झिल्ली को क्या कहलाते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जो झिल्ली है ये चारों ओर फैली हुई है, इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। राइबोसोम आपको पता है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती हैं, डबल झिल्ली होती हैं। लाइकोसोम क्या होता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। ये एक समान झिल्ली से ढका होता है जिसे लाइसोसोम झिल्ली कहते हैं। राइबोसोम बिना झिल्ली का होता है, नो झिल्ली। नो झिल्ली, इसमें डबल होती हैं, 2 झिल्लियाँ होती हैं, इसमें 1 झिल्ली होती है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? खाली स्थान केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। ऐसा कौन सा अंगक है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा अंगक है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? देखिए, रसधानी पादप कोशिका में तो सबसे बड़ी होती है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये वर्णी लवक है। देखिए, क्लोरोफिल और क्रोमोप्लास्ट से बनता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो पौधों में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पौधों में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी होता है, पादप में भी होता है। तारक का ये सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में होता है। और इसका काम क्या है? इसका जो मुख्य काम है वो है विभाजन। क्या है मुख्य काम? तोड़ने का काम है इसका, विभाजन का काम है। इसका काम है विभाजन। ये भाजपा के जैसे काम करती है। ये इसका सबसे मुख्य काम है विभाजन। इसका जो मुख्य काम है वो है क्या है? विभाजन। जो सेंट्रोसोम है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है। देखिए, रसधानी क्या होता है तो आपको बता ही चुका हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? सेंट्रोसोम की खोज किसने की ये आपको बताना है। अभी सेंट्रोसोम के बारे में अभी जस्ट पढ़ा है। अब सेंट्रोसोम की खोज किसने की है? इसकी खोज देखिए, सेंट्रोसोम की खोज बॉबेरी ने की है। कावेरी मत बोलना इसको, बॉबेरी ने। किसने की है? बॉबेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की है। बॉबेरी खोज, सेंट्रोसोम की खोज किसने की है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की खोज किसने की है? बॉबेरी ने। तो भाई बेंडेन ने क्या किया है फिर? बेंडेन ने क्या किया है? देखिए, बेंडेन, इन्होंने शुरुआत में इसे देखा था, सेंट्रोसोम को शुरुआत में देखा था, पर विस्तृत अध्ययन वावेरी ने ही दिया है। किसने? वावेरी ने। बेंडा का तो आपको पता ही है। ये गेंडा ने क्या किया है? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया है? ये बेंडा ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका, खाली स्थान में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऊर्जा उत्पादन में? नहीं जी, ऊर्जा उत्पादन में नहीं। केंद्रक झिल्ली के निर्माण में? नहीं जी। प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में? ये भी नहीं है। कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम का मुख्य काम कहाँ होता है? मुख्य भूमिका होती है सेंट्रोसोम की कोशिका विभाजन, सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मुख्य भूमिका निभाता है कहाँ? कोशिका विभाजन में। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। खाली स्थान में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। किन में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं ये आपको बताना है। आपको बिल्कुल पता है कहाँ पे होती हैं।
देखिए अमीबा एक तो उसकी छोटी कोशिकाएं होती है। जंतु कोशिका में राजधानी ना के बराबर होती है, बहुत छोटी होती है। ये होती है पादप कोशिका में। पादप कोशिका में 80 से 90% जो स्थान घेरती है वो रसधानियाँ ही घेरती हैं, वैक्यूल्स ही घेरती हैं। तो आज का हमारा वीडियो ये रहा। आज हमने कुछ प्रश्नों को समझा, कल हम कुछ अलग प्रश्नों को समझेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए ताकि और भी बच्चे देख सकें। अगर कोई बात है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।